सभी को नमस्कार। मैं हूं रामनिवास सोयूवाल और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयूवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम वाले चैप्टर का। और इस चैप्टर की हमारी 16 क्लासें कंप्लीट हो गई या अपन कह सकते हैं कि इस चैप्टर के हमारे 16 पार्ट कंप्लीट हो चुके। आज हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर रहेगा 17 या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 17। और इस आज के पार्ट में हम अध्ययन करेंगे संगलित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। और इस प्रक्रम को कहते हैं हॉल हेराल्ट प्रक्रम। इंपॉर्टेंट प्रक्रम है। आज के इस वीडियो की हेडिंग हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो आप स्टार लगा लोगे इस आज के वीडियो के टॉपिक पर। देखो, पिछले वीडियो में हमने धातु क्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत पढ़ा है, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर ही आधारित है। देखो, हमें पता है कि धातु क्रम का जो ऊष्मागतिकी सिद्धांत हमने पढ़ा था, एलिंगम आरेख, उसके द्वारा कम क्रियाशील धातु ऑक्साइडों का अपचायकों के द्वारा अपचयन करवाया जा सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील धातुओं का अपचायकों के द्वारा अपचयन नहीं करवा सकते। इसका अध्ययन हमने जस्ट पिछले वीडियो में किया था विद्युत रासायनिक सिद्धांत में। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि अधिक क्रियाशील धातुएं स्वतः प्रबल अपचायक होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और उनके इलेक्ट्रोड विभव के मान ऋणात्मक होते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए डेल जी नोट का मान क्या होता है? धनात्मक। और डेल जी नोट का मान धनात्मक है तो इसका मतलब अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इस बात का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब देखो, अब हम शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन अपचायकों के द्वारा तो नहीं होगा, यानी इस शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन हम करवाएंगे विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। और यही हमारी हेडिंग है कि संगलित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। और इस प्रक्रम का नाम है हॉल हेराल्ट प्रक्रम। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन बड़ी मुश्किल से होता है, कठिनाई से होता है। क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध एल्यूमिना का जो गलनांक है वो बहुत उच्च होता है और शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। ये दो कारण हैं जिनकी वजह से शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन कठिनाई से होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन आसानी से नहीं हो पाता है। तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हम यही कहेंगे कि शुद्ध एल्यूमिना यानी Al2O3 का अपचयन कठिनाई से होता है, कठिनाई से होता है, कठिनाई से होता है। इसके निम्न दो कारण हैं, ध्यान से समझेंगे आप। इसके निम्न दो कारण हैं, इसके निम्न दो कारण हैं। अब देखो, दो कारण कौन से बताए मैंने आपको? पहला कारण तो हम कह सकते हैं शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक, शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या कहेंगे? बहुत अधिक होता है। और कितना होता है? देखो, 2323 केल्विन
होता है, यानी इस ताप पर यह गलित अवस्था में आता है। तो हमने क्या कहा कि शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक बहुत अधिक होता है। पहला कारण इसका यही है। दूसरा कारण अपन क्या लेंगे कि शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अब देखो, यानी एल्यूमिना का अपचयन अपचायकों के द्वारा तो नहीं होता है, हम इसका अपचयन विद्युत अपघटन के द्वारा करवा रहे हैं। और इसमें भी दो समस्याएं आ रही हैं। पहली समस्या कौन सी आई कि शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च ताप की आवश्यकता होती है। कितनी? 2323 केल्विन की। और दूसरा कारण हमने क्या बताया कि शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है, यानी अगर एल्यूमिना का गलनांक कम हो जाए और यह विद्युत का सुचालक हो जाए, यानी इसमें चालकता का गुण आ जाए, तो हम आसानी से विद्युत अपघटन के द्वारा संगलित एल्यूमिना का अपचयन करवा सकते हैं और एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करवा सकते हैं। तो यानी बात सीधी सी है कि इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए हम शुद्ध एल्यूमिना में दो पदार्थ मिलाते हैं। यानी अपन यूं कहेंगे कि शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन आसानी से करवाने के लिए, समझना बात को, आसानी से करवाने के लिए इसमें देखो, एक तो मिलाएंगे इसमें क्या, क्रायोलाइट, इसमें क्रायोलाइट, सूत्र होता है इसका Na3Al(F6), इसमें क्रायोलाइट एवं फ्लूओरस्पार, फ्लूओरस्पार यानी CaF2 मिलाया जाता है जिससे इसका, अब इसका किसका, शुद्ध एल्यूमिना का, जिससे इसका गलनांक कम, यानी लगभग हम कहेंगे 1173 केल्विन, जिससे इसका गलनांक कम हो जाता है। क्या कहा? जिससे इसका गलनांक कम हो जाता है तथा इसमें चालकता का गुण आ जाता है, चालकता का गुण आ जाता है। देखो हमने क्या किया, हम कह रहे हैं कि शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन आसानी से करवाने के लिए इसमें क्रायोलाइट यानी Na3Al(F6) एवं फ्लूओरस्पार यानी CaF2 मिलाया जाता है, जिससे इसका गलनांक कम हो जाता है और कितना हो जाएगा, लगभग 1173 केल्विन के आसपास हो जाता है तथा इसमें चालकता का गुण आ जाता है। बात सीधी सी ये है कि क्रायोलाइट तो इसके गलनांक को कम कर देता है और फ्लूओरस्पार इसमें चालकता का गुण ला देता है। तो हमने दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए शुद्ध एल्यूमिना में क्रायोलाइट व फ्लूओरस्पार मिला देते हैं। अब देखो किस अनुपात में ये मिलाते हैं, तो अनुपात को आप ध्यान में रखोगे। यानी ये तो रहा हमारा
शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 प्लस ये रहा Na3Al(F6) और ये रहा हमारा फ्लोरोस्फार। अब देखो इनका अनुपात, यानी ये तो होता है 20% शुद्ध एल्यूमिना और इसमें 80% क्रायोलाइट मिलाते हैं और 20% फ्लोरोस्फार मिलाते हैं। तो इस अनुपात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो हमने मिला लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इस मिश्रण को एक स्टील की टंकी में, क्या कहा मैंने, यानी अपन कह सकते हैं स्टील की टंकी कह सकते हैं या स्टील का टैंक भी कह सकते हैं, स्टील का टैंक, उसमें डालकर इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करके इसका विद्युत अपघटन करवाया जाता है, जिससे शुद्ध एल्यूमिना जो हमारे पास था इसमें हमने क्रायोलाइट मिलाया, फ्लोरोस्फार मिलाया, यानी जिससे इस एल्यूमिना का अपचयन एल्यूमिनियम धातु में हो जाता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन कठिनाई से होता है। इसके दो कारण मैंने आपको बताए। पहला कारण कि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए यह अपन यूँ कर सकते हैं कि शुद्ध एल्यूमिना का अपचयन आसानी से करवाने के लिए इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फार मिलाया जाता है। क्रायोलाइट इसके गलनांक को कम कर देता है, फ्लोरोस्फार इसमें चालकता का गुण ला देता है। तो अब हम आसानी से इस स्टील के टैंक में डालकर इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत अपघटन के द्वारा एल्यूमिना का अपचयन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो स्टील का टैंक है ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि हॉल हेराल्ट प्रक्रम का जो उपकरण है उसका हम डायग्राम देखते हैं। है हमारा हॉल हेराल्ट प्रक्रम का अपन उपकरण कह सकते हैं या स्टील का टैंक या स्टील की टंकी। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा शुद्ध एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फार का गलित मिश्रण है। ये हम इस स्टील के टैंक में डाल देते हैं। अब देखो पहले इस टैंक के बारे में हम जानते हैं। इस स्टील का टैंक, यानी ये देखो मैंने लिखा है स्टील का टैंक, ये इसका जो बाहरी आवरण है ये स्टील का बना होता है और इसके अंदर की तरफ कार्बन का स्तर लगा होता है। देखो ये कार्बन का स्तर है जो यहाँ पर कैथोड का कार्य करता है, यानी ये कार्बन का स्तर कैथोड की भांति कार्य करता है। गलित मिश्रण हम इसमें भर देते हैं, यानी अपन कहेंगे कि शुद्ध एल्यूमिना, क्रायोलाइट व फ्लोरोस्फार का गलित मिश्रण इसमें भर देते हैं और इस गलित मिश्रण के ऊपर हम कार्बन चूर्ण की एक परत फैला देते हैं। क्यों फैलाते हैं? कि ये मिश्रण ठंडा न हो, यानी विकिरणों के रूप में उष्मा की हानि को रोकने के लिए इस गलित मिश्रण पर कार्बन का चूर्ण फैला देते हैं। दूसरा काम देखो क्या करता है ये कार्बन का चूर्ण, जो एनोड है, एनोड ग्रेफाइट के बने होते हैं, यानी एनोड की खपत कम हो इसलिए भी हम यहाँ पर कार्बन का चूर्ण फैला देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर इस मिश्रण में ग्रेफाइट की छड़ें लटका देते हैं। ग्रेफाइट की छड़ें यहाँ पर एनोड का कार्य करती हैं। ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। कार्बन का स्तर तो कैथोड की भांति कार्य करता है और ग्रेफाइट की छड़ एनोड की भांति कार्य करते हैं और दोनों के समांतर क्रम में एक बल्ब लगा देते हैं। अब देखो ये बल्ब क्यों लगाया है, यानी ये बल्ब जब जलने लगता है तो हमें संकेत मिल जाता है कि इसमें एल्यूमिना की मात्रा कम हो गई है और हम और एल्यूमिना इसमें डाल देते हैं। इस बल्ब का काम ये है, यानी ये एल्यूमिना की मात्रा कम होने का संकेत देता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि एल्यूमिना खत्म हो चुका है। इसका संकेत हमें इस बल्ब से मिल जाता है। फिर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस गलित मिश्रण का क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा और हमें जो गलित एल्यूमिनियम है वो इस
टैंक के निचले हिस्से में प्राप्त हो जाता है, जिसको हम इस टोंटी युक्त मार्ग के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। ये टोंटी है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा उपकरण हॉल हेराल्ट प्रक्रम का। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि संगलित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्राप्त करने के लिए जो उपकरण काम में आता है, ये उपकरण मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, अब जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत अपघटन होगा, तो विद्युत अपघटन के दौरान कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, इनके लिए दो अवधारणाएं प्रचलित हैं और दोनों अवधारणाओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, इधर वाले नाम मैं हटा रहा हूँ। अब आपको पता हो गया है, ये कार्बन का स्तर है, इसमें गलित मिश्रण है, ये स्टील का टैंक है, ये टोंटी युक्त मार्ग है। तो मैं इधर वाले नाम हटा रहा हूँ। अब देखो, इसके विद्युत अपघटन के संबंध में दो अवधारणाएं प्रचलित हैं और दोनों अवधारणाओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि पहली अवधारणा क्या कहती है। तो पहले बात कर रहा हूं मैं प्रथम अवधारणा की। क्या कहूंगा? प्रथम अवधारणा। ध्यान से समझेंगे आप। प्रथम अवधारणा, देखो, प्रथम अवधारणा के अनुसार सबसे पहले एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होता है। यानी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इस अवधारणा के अनुसार, साथ साथ आप भी पॉइंट लिखते चले जाएंगे, इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार पहले एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होता है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होता है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होता है तथा यह अवधारणा सर्वाधिक प्रचलित है। सर्वाधिक प्रचलित है। सर्वाधिक प्रचलित है। यानी मैक्सिमम हम इस अवधारणा के अनुसार ही एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करवाते हैं। अब देखो, सबसे पहले यानी इस अवधारणा के अनुसार पहले एल्यूमिना का क्या होगा? विद्युत अपघटन। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये मेरे पास रहा एल्यूमिना और यहाँ पे लिख दूं मैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, ध्यान से आप समझते चले जाएंगे। तो क्या बनेगा? देखो, 2Al3+ और प्लस 3O2-, ये तो एल्यूमिना का क्या हो गया? अपघटन। अब हम बात करते हैं पहले कैथोड की। यानी कैथोड पर क्या होता है, देखो समझेंगे ध्यान से आप। कैथोड अभी बताया था मैंने आपको, कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब उसके ऊपर क्या जाएंगे? Al3+ आयन, यानी धन आयन उसके पास जाएंगे। देखो ये लो, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और किस में आ जाएगा? ये एल्यूमिनियम में। यह अभिक्रिया तो संपन्न होती है कैथोड पे। अब बात करते हैं एनोड की। एनोड पर देखो, एनोड क्या है? एनोड है धनात्मक इलेक्ट्रोड। इसका मतलब उसके ऊपर कौन जाएंगे? ऋणायन जाएंगे। बात सीधी सी है। जैसे ये है O2-, यानी ये O में चेंज हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए। आप वैसे भी समझ सकते हो, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अपचयन होता है। अब देखो क्या होगा, ये जो उदासीन ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, ये आपस में अभिक्रिया करके O2 गैस का निर्माण कर लेती हैं। और अब ये O2 गैस, अब समझना आप ध्यान से, देखो यानी अपन कहेंगे कि ये जो O2 गैस है, ये अब कार्बन के साथ अभिक्रिया करके
2CO और 2CO2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर लेती हैं। इन अभिक्रियाओं को आप अच्छे से समझेंगे। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है तथा यह ऑक्सीजन गैस एनोड के रूप में उपस्थित ग्रेफाइट की छड़ों, अरे भाई ग्रेफाइट का मतलब कार्बन तो होता है, ये कार्बन की छड़ें हैं, तो क्या कहेंगे कि यह ऑक्सीजन गैस एनोड के रूप में उपस्थित ग्रेफाइट की छड़ों के साथ अभिक्रिया करके CO व CO2 गैस का निर्माण कर देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे इन ग्रेफाइट की छड़ों का क्षरण होने लगता है। ये ऐसे कह सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रेफाइट की छड़ें नष्ट होने लगती हैं, अरे पतली हो जाएंगी, बात सीधी सी है। और इसीलिए हमें समय समय पर ग्रेफाइट की छड़ों को बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एनोड पे प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन गैस इन्हीं के साथ अभिक्रिया करके CO और CO2 गैस बना देती है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट की छड़ों का क्षरण होने लगता है, जिसके कारण हमें समय समय पर ग्रेफाइट की छड़ों को बदलना पड़ता है। अब देखो एक स्टार लगाओ आप यहाँ पे, यानी अपन कहेंगे कि 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के उत्पादन में ग्रेफाइट की छड़ों का, समझना बात को, ग्रेफाइट की छड़ों का 0.5 किलोग्राम कार्बन जल जाता है या कार्बन नष्ट हो जाता है। एक ही बात है, कार्बन जल जाता है। यानी 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का उत्पादन होने में ये जो ग्रेफाइट की छड़ें हैं इनका 0.5 किलोग्राम कार्बन जल जाता है। तो ये तो हमारी जो प्रथम अवधारणा थी, जो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार हमने इस गलित मिश्रण का वैद्युत अपघटन करवा लिया। वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इस अवधारणा के अनुसार पहले एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन होता है तथा यह अवधारणा सर्वाधिक प्रचलित है। ये हमने क्या करवाया, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। तो एल्यूमिनियम धनायन और ऑक्सीजन का ऋणायन हमें प्राप्त हो गया। फिर हमने बात की कैथोड की। कैथोड पे हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है, एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। यह ऑक्सीजन गैस एनोड के रूप में उपस्थित ग्रेफाइट की छड़ों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का निर्माण कर देती है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट की छड़ों का क्षरण होने लगता है। और इसी वजह से समय समय पर ये ग्रेफाइट की छड़ें बदलनी पड़ती हैं। और 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के उत्पादन में ग्रेफाइट की छड़ों का 0.5 किलोग्राम कार्बन जल जाता है या नष्ट हो जाता है। तो ये तो थी हमारी पहली अवधारणा। और अब हम बात करते हैं सेकंड अवधारणा की। देखो अब हमारी सेकंड अवधारणा, यानी पहली अवधारणा के अनुसार हमने इसका वैद्युत अपघटन देख लिया। अब लिख रहा हूं मैं यहाँ पे द्वितीय अवधारणा। द्वितीय अवधारणा, देखो द्वितीय अवधारणा क्या कहती है, यानी द्वितीय अवधारणा के अनुसार पहले क्रायोलाइट का वैद्युत अपघटन होता है। यानी हम कहेंगे इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार पहले क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन होता है, का विद्युत अपघटन होता है।
यानी यह अवधारणा क्या कह रही है कि पहले क्रायोलाइट का क्या होगा, विद्युत अपघटन। देखो कैसे होगा, ये हमारे पास है क्रायोलाइट NaAlF3, ये है क्रायोलाइट। ध्यान से समझेंगे आप, क्रायोलाइट। पहले इसका क्या होगा, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3NaF प्लस AlF3। अब देखो ये जो AlF3 प्राप्त हुआ है इसका पुनः क्या होगा, विद्युत अपघटन। यानी हम लिखेंगे AlF3, इसका पुनः क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और क्या प्राप्त होगा हमें, Al3 प्लस और प्लस 3F माइनस। ये तो बात हुई क्रायोलाइट के विद्युत अपघटन की। अब बात करते हैं हम कैथोड व एनोड की। देखो पहले बात करूं मैं कैथोड पर। कैथोड पर हमें पता है कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब इसके ऊपर Al3 प्लस धनायन जाएंगे और इनका अपचयन हो जाएगा और हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाएगी। यह अभिक्रिया तो हुई कैथोड की। अब बात करते हैं एनोड की। देखो ये रहा एनोड। देखो क्या होगा, इस पर सबसे पहले F माइनस का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ये आ जाएगा F में प्लस इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अब देखना, अब आ रही है इंपॉर्टेंट बात। अब क्या होगा एनोड पे, अब हमारा शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 दो ले लूँ, ये अभिक्रिया करेंगे 12F के साथ, 12F के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो AlF3। अब देखो, अब समझना, यानी साथ में अपन कह सकते हैं 3O2 निकल जाएगा, 4Al3। देखो ये शुद्ध एल्यूमिना चेंज किसी में हो रहा है, AlF3 में चेंज हो रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। अब आप ध्यान से समझोगे, यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में हमें कैथोड पे तो क्या प्राप्त हो रही है, एल्यूमिनियम धातु। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे शुद्ध एल्यूमिना। समझना बात को, एनोड पे शुद्ध एल्यूमिना किस में चेंज हो रहा है, AlF3 में। और ये AlF3 इसका पुनः क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन, और ये Al3 प्लस आयनों में परिवर्तित हो रहा है। और ये Al3 प्लस आयन हमें कैथोड पर धातु के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में एनोड पर शुद्ध एल्यूमिना AlF3 में परिवर्तित हो रहा है, जिसके विद्युत अपघटन के द्वारा Al3 प्लस आयन प्राप्त होते हैं और कैथोड पर Al3 प्लस आयनों के अपचयन से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। ये एल्यूमिनियम धातु हमें प्राप्त हो गई गलित अवस्था में। किस अवस्था में, हम कहेंगे गलित अवस्था में एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। और इस प्रकार प्राप्त एल्यूमिनियम धातु 99.5% तक शुद्ध होती है, तक शुद्ध होती है। और देखो डायग्राम में देखो आप, यहाँ पर हमें गलित एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया, इसको हम निकास मार्ग के द्वारा अलग कर लेते हैं और इस प्रकार प्राप्त एल्यूमिनियम 99.5% तक शुद्ध होती है। तो देखो ये जो संपूर्ण प्रक्रम है इसे हम
विद्युत धातुकर्म कहते हैं। अब देखो ये तो हमारी अलग अलग अवधारणाओं के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हुई। अब हम सामान्य चर्चा करते हैं, यानी सामान्य रूप से हम एल्यूमिना के अपचयन की अभिक्रिया को किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो उस अभिक्रिया को भी आप ध्यान में रखोगे। यानी हम कहेंगे एल्यूमिना के अपचयन की सामान्य अभिक्रिया, क्या कहेंगे? एल्यूमिना के अपचयन की सामान्य अभिक्रिया। एल्यूमिना के अपचयन की सामान्य अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। देखो Al2O3 प्लस 3C दो ले लूँ मैं एल्यूमिना के अणु, तो हमारे पास 4Al और प्लस 3CO2, ये एल्यूमिना के अपचयन की सामान्य अभिक्रिया है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो जो हमने संपूर्ण प्रक्रम पढ़ा है उससे ही हम विद्युत धातुकर्म यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। और संगलित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण की जो विधि या प्रक्रम है उसको हम होल हेराल्ट प्रक्रम कहते हैं। तो इस आज की क्लास में हमने संगलित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण कर लिया कंप्लीटली। इसको हम होल हेराल्ट प्रक्रम भी कहते हैं और यह प्रक्रम विद्युत धातुकर्म भी कहलाता है और विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर यह आधारित होता है। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।